एक व्यवहारिक ज्ञान है, एक प्रैक्टिकल चीज है जो हम सब बचपन से देखते आए हैं, जूसर मिक्सर। जूसर मिक्सर में आपने घर पे मम्मी लोगों को देखा होगा कि फ्रूट डाला तो फ्रूट जूस मिलता है, वेजिटेबल डाली तो वेजिटेबल जूस मिलता है। तो मशीन किस कारण फेल होगी, सबसे पहली स्टेप आपको ये लिखनी है। तो मुझे इस सवाल में देख करके बताओ कि मशीन किस कारण की वजह से फेल हो रही है। तो आप बोलोगे अब मुझे बताओ y बराबर 2 पुट करने पर मुझे x की रियल वैल्यू नहीं मिली। उल्टा सोचो, आउटपुट कब आता है, जब x की वैल्यू पुट होती है। हेलो डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू एलन डिजिटल। तो बच्चों, पुण्य पाप सीरीज में अब तक आई गेस जितना मेरा मानना है शायद हमने क्लास 11th के टॉपिक्स कवर करे हैं। स्टार्टिंग हमने एफओएम से करी थी जिसमें हमने पॉलिनोमियल वगैरह के बारे में पढ़ा था, सीक्वेंस सीरीज, बाइनोमियल, जी हाँ, एएम जीएम, फिर कोऑर्डिनेट पर मैं पैराबोला पर लाया था, बिल्कुल। तो अभी तक हमने क्लास 11th के टॉपिक्स कवर करे थे जिसमें मैंने आपको क्या कवर करवाया था, इस सीरीज का महत्व समझना, इस सीरीज के पीछे की कहानी, फोकस क्या है इस सीरीज का। इस सीरीज का फोकस पूरा टॉपिक पढ़ाना नहीं है, पूरा टॉपिक आपको आता है। बच्चों हमेशा मेरी एक बात ध्यान रखना, मतलब ये मैं कह रहा हूं इसलिए मत ध्यान रखो, दिस इज अ फैक्ट। कभी भी किसी भी इंसान का पूरा टॉपिक डाउट नहीं होता है, किसी का भी नहीं होता। हमेशा एक टॉपिक का सब टॉपिक डाउट होता है, ये हमेशा याद रखना। यानी कभी आपको लगे कि मुझे पीएनसी नहीं आता, जी नहीं, ऐसा कतई नहीं है। कभी आपको लगे मुझे फलाना टॉपिक नहीं आता, बिल्कुल नहीं। हमेशा किसी टॉपिक का एक सब टॉपिक परेशान करता है। तो मेरे बच्चों आज एक काम करो, सबसे पहले एक, क्योंकि जेई मेंस की, जैसा कि आप सब जानते हो, जेई मेंस की डेट भी आ चुकी है, तो मैं आपको एक प्लानर टाइप का बता रहा हूं जो आप फॉलो करना। एक जस्ट आपके और मेरे बीच की बात है। सबसे पहले इंसान को इंप्रूव करने के लिए अपनी कमजोरी जानना जरूरी है कि उसकी वीकनेस क्या है। जिस इंसान को अपनी कमियां, जिस इंसान को अपनी कमजोरी पता चल जाती है, उसको फिर कोई ताकत रोक नहीं सकती। तो सबसे पहले आज जाकर के करना क्या है आपको कि टॉपिक्स उठाओ, है ना। जैसे लेट्स से मैथ्स, मैं मैथ्स कहूं तो मैं मैथ्स का बता रहा हूं। लेट्स से आपने मैथ्स उठाया, आपने स्टार्ट किया लेट्स से कोऑर्डिनेट, है ना, लेट्स से कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट में देखो कि क्या चीज आपको परेशान करती है ना। जैसे क्वाड्रेटिक हो गया तो क्या परेशान करता है, क्या एलओआर परेशान करता है, एएमजीएम परेशान करता है सीक्वेंस में। तो इस तरीके से आप पूरा एक प्लानर बना लो, एक ब्लूप्रिंट बना लो कि यार इस टॉपिक में मुझे ये चीज तंग करती है, इस टॉपिक में ये चीज तंग करती है, इस टॉपिक में ये चीज। और बच्चों मेरी बात ध्यान रखना, सिर्फ और सिर्फ जो चीज आपको तंग करती है उसी की वजह से आपका कॉन्फिडेंस लैग डाउन होता है, एंड उसी की वजह से यू फील दैट यू आर नॉट दैट मच कॉन्फिडेंट इन दिस टॉपिक। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम इज दैट सब टॉपिक। अगर आप उस सब टॉपिक की कमजोरी को पहचान चुके हो कि ये सब टॉपिक मेरी कमजोरी है, तो उसी सब टॉपिक पर काम करना शुरू करो, उस सब टॉपिक के बहुत सारे सवाल लगाओ और हो गया आपका टॉपिक क्लियर। और बच्चों मैं आप लोगों के दिल की बात, फीलिंग्स को समझता हूं, तो मैं एक्चुअली इतने सालों के तजुर्बे के बाद मैं जानता हूं कि वो सब टॉपिक्स हैं कौन कौन से। तो इस पुण्य पाप सीरीज में मैंने उन्हीं सब टॉपिक्स को लिया है ना। हो सकता है मेरे से कुछ मिस हो गया हो यार, सीखने वाली जर्नी है। मैं भी स्टूडेंट की तरह सोचता हूं, आप भी एक स्टूडेंट की, आप तो इनफैक्ट स्टूडेंट ही हो। तो मैं स्टूडेंट के नजरिए से जब मैंने सोचा, तो जो जो मैंने आइडेंटिफाई करा वो मैंने इस पुण्य पाप सीरीज में डाल रखा है। जैसे मुझे लगा कि एफओएम में बच्चों को पॉलिनोमियल में दिक्कत आती है, इनफैक्ट आती है, तो मैंने पॉलिनोमियल पर फोकस करा। मुझे लगा स्टूडेंट के नजरिए से कि बच्चों को सीक्वेंस सीरीज में स्पेशल सीक्वेंसेस में दिक्कत आती है, तो आई चूज स्पेशल सीक्वेंस। तो मैंने कोशिश करी है कि हर टॉपिक का वो सब टॉपिक उठाया है जिसमें बच्चे परेशान होते हैं। तो आज अगर आपने एक लिस्ट बना ली हो, तो फिर आपकी लिस्ट बन गई होगी, तो आपको सारी वीकनेस पता चल जाएंगी, और वो वीडियो पुण्य पाप की प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं, उनको जाकर के देखो बिंदास, आपकी क्वेरी रिजॉल्व हो जाएगी, वो टॉपिक में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद जाओ और बिंदास उसके सवाल कर लो। फंडा समझ आ रहा है। तो अब हम शुरू कर रहे हैं 12th वाला टॉपिक, डोमेन, रेंज और ग्राफ। और डोमेन, रेंज और ग्राफ में मैं क्या लेकर के आ रहा हूं, मैं बच्चों बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं बहुत, है ना। ये याद रखना, कोई बहुत स्ट्रॉन्ग टॉपिक नहीं, बहुत स्ट्रॉन्ग सवाल नहीं। आई एम जस्ट स्टार्टिंग विद बेसिक्स। डोमेन का बेसिक बताऊंगा, रेंज का बेसिक बताऊंगा, थोड़ा बहुत ग्राफ का बेसिक बताऊंगा, क्योंकि उठाऊंगा मैं बेसिक से, फिर धीरे धीरे चीजें बढ़ाऊंगा और फिर इसको नेक्स्ट लेवल पर भी लेकर के जाएंगे। और जैसा कि वादे अनुसार आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी वगैरह भी शायद आपके पढ़ने का टाइम आ रहा होगा, या अभी आगे आने वाले समय में पढ़ोगे, तो मैं आप लोगों के लिए पीएनसी का भी लेकर के आऊंगा पुण्य पाप सीरीज में, आई गेस, जो कि अगला होगा, जो मैंने प्लान करा है उसके अकॉर्डिंग। तो डोमेन, रेंज और ग्राफ पर शुरू करते हैं यार।
सबसे पहले फंडामेंटल्स कुछ बताऊंगा। इस वीडियो को देखना, इस वीडियो के माध्यम से आपके जो वीकनेस है, फंडामेंटल वीकनेस है, वो आपकी क्लियर हो जाएगी एकदम। ठीक, बेसिक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि एक्चुअली फंक्शन क्या भला है, फंक्शन होता क्या है ना, ये जानना बहुत जरूरी है। तो फंक्शन इज नथिंग बट फंक्शन एक मशीन है। फंक्शन इज अ मशीन। फंक्शन एक मशीन है भाई, है ना। अब आप सबको पता है कि एक मशीन है, उस मशीन में कुछ इनपुट देते हैं तब आउटपुट मिलता है ना। मशीन में जब हम इनपुट देंगे तब हमें आउटपुट मिलेगा। ये एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है, ये एक व्यवहारिक ज्ञान है, एक प्रैक्टिकल चीज है जो हम सब बचपन से देखते आए हैं। जूसर मिक्सर, जूसर मिक्सर में आपने घर पे मम्मी लोगों को देखा होगा कि फ्रूट डाला तो फ्रूट जूस मिलता है, वेजिटेबल डाली तो वेजिटेबल जूस मिलता है। क्या है भाई, मशीन है, मशीन को इनपुट दिया तब मशीन ने आउटपुट दिया। सिमिलरली गणित में, मैथ्स में फंक्शन क्या है, फंक्शन एक नींव है, फंक्शन एक मशीन है। फंक्शन किसकी नींव है, कैलकुलस की नींव है। तो आपको फंक्शंस को समझना बहुत जरूरी है। फंक्शंस इज बेसिकली अ मशीन जिसमें हम कुछ इनपुट देंगे तो हमें मिलेगा आउटपुट। ठीक है, और आपको पता है बच्चों, मशीन, हर मशीन अलग अलग होती है। क्या कभी जूसर मिक्सर में रिमोट, क्या कभी जूसर मिक्सर में पेन, ये सब करा है क्या, ये सब डाल करके देखा है? नहीं करा होगा ना, बिकॉज यू ऑल नो कि वो तो स्टूपिडिटी है, उससे मशीन खराब हो जाएगी। सही बात है या नहीं? वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन में क्या एप्पल डाला है, क्या वॉशिंग मशीन में पाइनएप्पल डाला है, वेजिटेबल्स डाली नहीं ना, कपड़े डाले ना। तो यू वेरी वेल नो कि हर मशीन जो होती है, हर मशीन एक पर्टिकुलर प्रकार का इनपुट एक्सेप्ट करती है ना। हर मशीन हर प्रकार का इनपुट एक्सेप्ट नहीं करती है। तो वो जो मशीन है, जिस प्रकार का इनपुट उसको स्वीकार है, जिस प्रकार का इनपुट उसके लिए वैलिड है, उस इनपुट को हम बोलते हैं डोमेन। ये एक्चुअली डोमेन क्या है, उसी स्वीकार होने वाले डोमेन, उसी स्वीकार होने वाले इनपुट के कलेक्शन को हम बोलते हैं डोमेन। जैसे अगर मैं जूसर की बात करूं तो जूसर मिक्सर के लिए डोमेन क्या है, फ्रूट्स। डोमेन क्या है, वेजिटेबल्स। ये सब डोमेन है। क्यों डोमेन है? डोमेन में क्या आता है समझना। डोमेन में वो चीजें आएंगी जो हमारी मशीन को स्वीकार हैं, जो हमारी मशीन को खराब नहीं करती हैं, जिसमें मशीन एफिशिएंटली वर्क करती है। और बाकी जैसे पेन, रिमोट, क्या बोलते हैं, मिक्सर के लिए, जूसर मिक्सर के लिए ये सब चीजें क्या है, रिमोट, पेन, ये सब एलिमेंट्स ऐसे हैं जो मशीन को खराब कर देंगे, तो वो अलाउड नहीं है। तो मैथ्स में फंक्शंस में भी डोमेन होती है। डोमेन क्या हुई, अब सोचो, रिलेट करो। यार सर ने अभी बताया ना, जूसर मिक्सर के एग्जांपल्स है कि जूसर मिक्सर के लिए डोमेन क्या है, फ्रूट्स, वेजिटेबल। वॉशिंग मशीन के लिए डोमेन क्या है, कपड़े, है ना, है या नहीं है? सिमिलरली मैथ्स में बहुत सारे फंक्शंस है, बहुत सारी मशीन है। हर मशीन एक पर्टिकुलर प्रकार का इनपुट एक्सेप्ट करेगी, यानी हर मशीन की डोमेन अलग अलग भी हो सकती है, सेम सेम, वो तो वेरी करता है यार। मैं रिलेट कर रहा हूं बस, है ना। फिजिकल दुनिया से जब चीजें रिलेट कर दी जाती है ना, तब वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल और सुंदर बन जाती है, राइट। तो यहां पर इनपुट गया और आउटपुट मिला। तो जो सेट ऑफ वैलिड इनपुट्स होता है बच्चों, सेट ऑफ वैलिड इनपुट्स, है ना, इसको ही हम बोलते हैं बच्चों डोमेन। इसको हम बोलते हैं डोमेन। तो हर मशीन की एक डोमेन होगी, क्योंकि हर मशीन को एक पर्टिकुलर प्रकार का इनपुट स्वीकार होगा। ठीक, और सेट ऑफ आउटपुट, सेट ऑफ आउटपुट को हम बोलते हैं रेंज, है ना। इनपुट डालने पर जो आउटपुट मिल रहा है वो आता है अंडर द कैटेगरी ऑफ रेंज। तो जूसर मिक्सर के एग्जांपल में, जूसर मिक्सर के एग्जांपल में डोमेन क्या है बेटा, बताओ। डोमेन में सर फ्रूट्स आ जाएंगे, डोमेन में सर वेजिटेबल्स आ जाएंगी, बिल्कुल सही, है ना। इस प्रकार से डोमेन में काफी सारी चीजें आ सकती हैं, है ना, जो मशीन को खराब ना करे। रेंज में मेरे बच्चों क्या क्या आएगा, सर अगर फ्रूट्स डाले तो आपको मिलेगा फ्रूट जूस, बिल्कुल करेक्ट। और अगर सर आपने वेजिटेबल डाली है तो यू विल बी गेटिंग वेजिटेबल जूस, बिल्कुल सही। तो इस प्रकार से आउटपुट मिलेंगे। तो पहले कौन आया, पहले इनपुट आया फिर आउटपुट आया, है ना। जब तक मशीन में इनपुट नहीं जाएगा तब तक आउटपुट नहीं मिलने वाला। क्लियर हो रहा है? तो ये था फंक्शन का बेसिक थीम कि डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। अब आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि ये डोमेन और रेंज में बेसिक अंतर क्या है। क्लियर है? चलो अब सवाल पर आ जाते हैं यार सीधे, है ना। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा रूल के हिसाब से कि
कौन कौन से फंक्शंस अलाउड होते हैं, फंक्शंस की टेस्टिंग कैसे करते हैं। अगर मैं कोई भी एक्सप्रेशन लिख दूं मैथ्स में, जैसे मैंने लिख दिया fx बराबर, fx का मतलब क्या होता है, f एज अ फंक्शन ऑफ x, इसका मतलब मशीन में x इनपुट है ना, और fx को हम बोलते हैं y, है ना, fx को बोलते हैं y कोऑर्डिनेट, है ना, ठीक। तो यहां पर जैसे मैंने कोई भी फंक्शन लिख दिया, कोई भी रैंडम फंक्शन लिख दिया, फंक्शन नहीं, कोई भी रैंडम एक्सप्रेशन लिख दिया, तो बेटा जरूरी नहीं ये हर रैंडम एक्सप्रेशन एक फंक्शन बने, है ना, ऐसा जरूरी नहीं कि हर रैंडम एक्सप्रेशन एक फंक्शन बने, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि मैथ्स में तो अनगिनत, है ना, प्रकार के एक्सप्रेशंस होते हैं, कौन से एक्सप्रेशंस को हम फंक्शंस बोलेंगे और कौन से एक्सप्रेशंस को हम फंक्शंस नहीं बोलेंगे। इसके लिए एक सिंपल सा बेसिक सा टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट, है ना। ये बच्चों मेरे ही नोट्स हैं, है ना, इस बार मैंने पीपीटी फॉर्मेट में अपने ही नोट्स एम्बेड कराए हैं क्योंकि वो फील आती है यार नोट्स से पढ़ाते हुए, तो ये मेरे ही नोट्स हैं, है ना, देखो हिंदी इंग्लिश मिक्स है, मेरे ही नोट्स है। तो इस बार थोड़ा कुछ अलग कराए कि बच्चों को एक ये वाला टच भी दिया जाए, है ना, क्यों वंचित रखा जाए इस टच से। तो ये मेरे ही नोट्स हैं यार। तो वर्टिकल लाइन टेस्ट, ग्राफिकल टेस्टिंग ऑफ फंक्शंस, है ना, ग्राफिकल टेस्टिंग कि कैसे बताएंगे। जैसे मैंने तुम्हें कोई भी एक रैंडम ग्राफ दे दिया कि बताओ बच्चों ये ग्राफ किसी फंक्शन का होगा या ये ग्राफ किसी फंक्शन का नहीं होगा, तो कैसे पहचानोगे कि कोई ग्राफ फंक्शन का है या नहीं है। तो सिंपल सी गणित है यार कि जैसे मान लो कोई भी ग्राफ दिया है ना, जैसे ये ग्राफ दिया है, तो आपको करना क्या है, वर्टिकल लाइन टेस्ट, है ना, ऐसे वर्टिकल लाइंस डालनी है, ऐसे खूब सारी वर्टिकल लाइन डालनी है ना, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर ये वर्टिकल लाइन, है ना, जो वर्टिकल लाइन बनाई है, ये अगर ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पर काट दें, अगर ये ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पर काट दे, यहां नहीं काट रहे बट कभी काट दें, तो वो ग्राफ फंक्शन का ग्राफ नहीं कहलाएगा। समझ आ रही है बात। जैसा कि इस केस में देखो मैंने लिखा वाई स्क्वायर बराबर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7, जैसे ये लिखा, ये ग्राफ उसका ही है ना, सर्कल है ये। अब देखो मैंने ये बनाया वर्टिकल लाइन, तो ये वर्टिकल लाइन ग्राफ को एक से ज्यादा जगह काट रही है, इसलिए ये ग्राफ फंक्शन की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो कभी कभी जेई मेंस में क्या आ जाता है, बिट सैट में क्या आ जाता है, एडवांस में तो नहीं आता ऑब्वियसली, बट जेई मेंस और बिट सैट में कभी कभी क्या दे देते हैं, ग्राफ दे देंगे और पूछेंगे बताओ इनमें से कौन सा ग्राफ फंक्शन का है कौन सा ग्राफ नहीं है। सिंपल सा रूल, वर्टिकल लाइन डालो एक्स एक्सिस के पैरेलल, अगर वो ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पर कट कर दे तब मेरा ग्राफ क्या होगा, तब मेरा जो ग्राफ होगा वो किसी एक से ज्यादा जगह पर काटेगा, तब वो ग्राफ फंक्शन नहीं रिप्रेजेंट करेगा, सिर्फ एक जगह काटेगा तब वो ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करेगा, फंक्शन। तो इस केस में y बराबर एक्स स्क्वायर क्या कहलाएगा, मेरा फंक्शन, क्योंकि जब मैं पैरेलल लाइन टू y एक्सिस, x एक्सिस के पैरेलल नहीं y एक्सिस के पैरेलल डालनी है, जब भी मैं y एक्सिस के पैरेलल लाइन डाल रहा हूं तो वो मेरे ग्राफ को सिर्फ एक जगह इंटरसेक्ट कर रही है, इसलिए ये फंक्शन है बट ये फंक्शन नहीं है। तो वो लिख भी रखा है, मैं बस एक वर्टिकल लाइन डालकर चेक करेंगे, अगर एक जगह कट करे तो फंक्शन और उससे ज्यादा तो नॉट अ फंक्शन। एक जगह करेगा तो फंक्शन कहलाएगा, एक से ज्यादा जगह करेगा तब वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। ये तो हो गई ग्राफिकल टेस्टिंग, है ना, ग्राफिकल। अब एल्जेब्रिक कैसे करेंगे, है ना, एल्जेब्रिक कैसे करेंगे, सर हमें तो ग्राफ नहीं आता बनाना, या मान लो ऑप्शंस में उन्होंने ग्राफ नहीं दिए, उन्होंने सिंपल सवाल दे दिया और बोला कि चलो अब बताओ इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन फंक्शन का है। तो आप कैसे जज करोगे कि ये फंक्शन का है, ये एक्सप्रेशन फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो बेटा सिंपल सी ट्रिक है, इसका क्या मतलब है बेटा, ग्राफिकल लाइन का समझना, ये एक से ज्यादा जगह इसने काटा, है ना, तो इस एक से ज्यादा जगह काटने का मतलब क्या है, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, क्या इन दोनों ब्लैक पॉइंट्स का एक्स कोऑर्डिनेट सेम होगा, जी हां सर बिल्कुल सेम होगा क्योंकि पैरेलल लाइन डाली है। बट बेटा इस एक्स पर वाई कोऑर्डिनेट मुझे अलग अलग मिल रहे हैं, इस एक्स पर मुझे वाई कोऑर्डिनेट अलग अलग मिल रहे हैं। तो जब भी ऐसा हो ना, एक इनपुट पर दो आउटपुट कैसे मिल सकते हैं, क्या कभी देखा है एप्पल डाला हो और एप्पल जूस के साथ ऑरेंज जूस भी मिल रहा हो,
कभी देखा है क्या ऐसा? पाइनएप्पल डालो, पाइनएप्पल जूस के साथ मुझे पाइनएप्पल जूस प्लस एप्पल जूस भी मिल गया, कभी देखा है? नहीं देखा ना। हर मशीन एक इनपुट पर एक ही आउटपुट देती है या नहीं देती? देती। फिजिकल वर्ल्ड देखो यार, अपने आसपास की सराउंडिंग्स देखो, सब में है जो इनपुट दिया, एक इनपुट एक ही प्रकार का तो आउटपुट देगा। तो ये कैसे हो सकता है कि एक मशीन दो दो प्रकार के आउटपुट दे दे? इसका मतलब ये गलत हो गया, ये फिजिकल हो गया। तो मैथ्स में क्या करेंगे, कैसे जज करेंगे? वैल्यू डाल के देखो, अगर एक वैल्यू पर दो आउटपुट मिल जाते हैं, इसका मतलब वो फंक्शन नहीं है। जैसा कि ये देखो यहां पर, अगर वाई स्क्वायर बराबर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7 है, मैंने क्या करा बेटा, मैंने x को डाल दिया लेट से 1, तो यहां से क्या मिला मुझे, वाई स्क्वायर की वैल्यू मिली मुझे 6, तो यहां से y की वैल्यू आएगी प्लस माइनस रूट 6, यानी x की वैल्यू 1 पर, देखो x क्या होता है, डोमेन, इनपुट x दे रहा हूं, जब x डालूंगा तब y मिलेगा, तो x बोलते हैं डोमेन और y बोलते हैं रेंज। तो एक इनपुट पर दो आउटपुट मिल गए, यार ये तो पॉसिबल ही नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल इन द फिजिकल वर्ल्ड। तो गणित में कैसे हो जाएगा? एक्चुअली सब कुछ फिजिक्स, फिजिकल वर्ल्ड ही तो है, समझ आया? तो ये फंक्शन नहीं होगा। तो कभी अगर बिना ग्राफ के चेक करना हो कि कोई फंक्शन है या नहीं है, तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। ठीक है, ये सिंपल सिंपल चीजें थी कुछ। चलो अब आ जाते हैं डोमेन पर, है ना, थोड़ा बेसिक ज्ञान देना जरूरी था। तो डोमेन, मैंने क्या बोला था, फंक्शन है, ये फंक्शन है, एफ एक्स दे रखा है, और एफ एक्स को ही हम वाई भी बोलते हैं। ठीक, अब ये एक मशीन है, तो मैंने कुछ स्टेप्स लिखी हैं डोमेन निकालने के, सिंपल से नियम है। स्टेप नंबर 1 में हमें मशीन फेलियर के रीजन लिखने हैं, है ना, हमें क्या करना है, मशीन फेलियर के रीजन लिखने हैं। तो मशीन किस कारण फेल होगी, सबसे पहली स्टेप आपको ये लिखनी है। तो मुझे इस सवाल में देख करके बताओ कि मशीन किस कारण की वजह से फेल हो रही है। तो आप बोलोगे सर इस मशीन में अंडर रूट आ रहा है ना, इस मशीन में अंडर रूट आ रहा है, और सर हम सबको पता है कि अंडर रूट के अंदर निगेटिव नहीं आ सकता। बिल्कुल सही, यानी ये मशीन सर कब खराब होगी, ये मशीन खराब होगी जब निगेटिव बन जाएगा। फेलियर के कारण लिखने हैं ना, कि ये मशीन में हमें मशीन के फेलियर के रीजन लिखने, है ना। अब सोचो मशीन को फेल होने से बचाना है, तुम्हें कारण समझ में आ गया, दिमाग में फिट हो गया। अब आपको मशीन को फेल होने से बचाना है। तो मशीन फेल होने से कैसे बचेगी? मशीन फेल होने से ऐसे बचेगी जब अंडर रूट के अंदर वाली क्वांटिटी 0 या 0 से बड़ी हो जाए। सोचो, डोमेन बतानी है, डोमेन मतलब वैलिड इनपुट, यानी मशीन कब काम करेगी, यानी मुझे उन सभी प्रकार के एलिमेंट्स को हटाना पड़ेगा जिनकी वजह से मशीन खराब हो रही है। ठीक, तो अब मशीन काम कब करेगी? सोचो, जब अंडर रूट डिफाइन होगा। अंडर रूट कब डिफाइन होगा? जब उसके अंदर का इनपुट पॉजिटिव होगा। तो x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3 मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो आप जैसे ही नंबर लाइन बनाओगे तो यहां से आपको एक सोल्यूशन सेट मिल जाएगा, हाँ या ना। यहां से आपको एक सोल्यूशन सेट मिलेगा, माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन वेवी कर्व है बेसिकली 3 से इंफिनिटी। ये चलो बच्चों आपको मिल गया। अब क्या काम समाप्त हो चुका है? नहीं सर, अभी तो डिनोमिनेटर वाली मशीन को भी बचाना है। अभी तो हमने एक पार्ट बचाया, अभी दूसरी मशीन को भी तो खराब होने से बचाना है। तो हमारा मेन पर्पस क्या है डोमेन लिखते वक्त? डोमेन लिखते वक्त हमारा मेन पर्पस है मशीन को खराब होने से बचाना। सिंपल सा फंडा है ना, रिस्ट्रिक्शन अप्लाई कर दो। तो अब दूसरी मशीन कब खराब बचेगी कब, है ना? तो x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या इक्वल टू हो सकता है? क्या डिनोमिनेटर में शून्य आ सकता है? तुमने अंडर रूट से तो बचा लिया, बट तुम्हें पता है ना कि डिनोमिनेटर में शून्य अलाउड नहीं है। तुमने मशीन का एक कंपोनेंट बचा लिया, मशीन का दूसरा कंपोनेंट बचा लिया, बट तुमने पूरी मशीन को तो ध्यान ही नहीं दिया। पूरी मशीन में एनआर अपॉन डीआर है ना, तो डिनोमिनेटर की वजह से भी तो पूरी मशीन खराब हो सकती है, तो डिनोमिनेटर को भी तो 0 होने से रोकना पड़ेगा। सही बात है या नहीं? तो यहां से इक्वालिटी बच्चों हट जाएगी, सिंपल सा फंडा। तो यहां से क्या आ जाएगा, x ग्रेटर देन 2। ये लो, आपने सभी कारण ढूंढ लिए मशीन को खराब होने से रोकने के, है ना, बच गई मशीन। अब फाइनल उत्तर क्या होगा? फाइनल मशीन, पूरी मशीन कब काम करेगी? जब सारे कंपोनेंट काम करें, यानी सारे के सारे कंपोनेंट एक साथ काम करें, हाँ या ना। यानी एक साथ, यानी ये भी सही होना चाहिए टुकड़ा, और हिंदी का और ये भी सही होना चाहिए, यानी इंटरसेक्शन। यानी क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो मुझे तुरंत की तुरंत उत्तर मिल जाएगा। और आप सभी को दिख रहा है 2 यहां आएगा,
तो इसका इंटरसेक्शन आ जाएगा 3 से इंफिनिटी। सिंपल सा, ये आ गया आपका इस सवाल का उत्तर। बोलो कोई डाउट है ना? तो सिंपल सी ट्रिक है डोमेन लिखते टाइम, मशीन को खराब होने से बचाना है, दैट्स इट। सारे कारण लिख लो, मशीन को बचा लो, उन सबका इंटरसेक्शन ले लो, खेल खत्म। क्लियर है? चलो नेक्स्ट करते हैं। log 5 माइनस एक्स टू द बेस 7 माइनस एक्स। अब सोचो लॉग की मशीन कब खराब होती है? लॉग याद करो, लॉग में कुछ नियम थे कि लॉग का नंबर और लॉग का बेस याद करो, है ना? लॉग के दो कंपोनेंट होते हैं, एक लॉग का नंबर होता है, एक लॉग का बेस होता है। आप सबने पढ़ा था कि नंबर को शून्य से बड़ा होना पड़ता है, बेस को शून्य से बड़ा होना पड़ता है, और बेस को 1 के बराबर नहीं होना पड़ता है। अगर ये सारी चीजें सेटिस्फाई हो रही हैं तब और केवल तब हमारा लॉग की मशीन वर्क करेगी। तो बस यार वही फंडा यहां पर लगा दो, सारे रिस्ट्रिक्शंस आप पहले पढ़ चुके हो। तो लॉग की मशीन है, खराब होने से बचाना है, तो सबसे पहले तो भाई नंबर वाले टुकड़े को बचा लेते हैं। लो बचा लिया सर नंबर वाले टुकड़े को, तो यहां से आ गया x लेस देन 5। ठीक है सर। अब सर बेस वाले टुकड़े को बचा लेते हैं, ये लो सर बेस वाला टुकड़ा भी बचा लिया x लेस देन 7। अब क्या करें? अब अभी एक और चीज बच रही है ना कि बेस शुड नॉट बी इक्वल टू 1, यानी x शुड नॉट बी इक्वल टू 6। चलो ये भी कर लिया। फाइनल उत्तर क्या होगा? जब सारे कंपोनेंट एक साथ काम करेंगे, यानी इंटरसेक्शन, है ना, मैथ्स की भाषा में इंटरसेक्शन। तो यहां आया बच्चों 5, यहां आया बच्चों 7, एक टुकड़ा ये वाला, एक टुकड़ा 7 से छोटा ये वाला। ठीक है, तो फाइनली इंटरसेक्शन क्या आया? माइनस इंफिनिटी से 5। फाइनली इंटरसेक्शन आया माइनस इंफिनिटी से 5। ठीक है, माइनस इंफिनिटी से 5। अगर बच्चों इस दुनिया में बाय चांस 6 आ रहा होता, जो कि नहीं आ रहा, अगर बाय चांस आ रहा होता तो वो हमें u माइनस करके हटाना भी पड़ता, यहाँ 6 लिख के, है ना? जो कि यहाँ नहीं आ रहा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इन केस आ रहा होता तो हमें वो करना पड़ता। तो ये क्या हो गई? सवाल की डोमेन। हम इसको बोलते हैं डी और नीचे एफ लिख देते हैं, तो इसका मतलब हो गया डोमेन ऑफ फंक्शन एफ। समझ आया? चलो मूव ऑन करते हैं। आई गेस सही है। 5 माइनस एक्स 7 माइनस एक्स एक्स लेस देन 7, ये 5 से छोटा है 7 से छोटा, इंटरसेक्शन माइनस इंफिनिटी से 5। सही, करेक्ट। चलो अब ये देखते हैं, अब बचाओ इस मशीन को। ये मशीन सोचो, बस कारण सोचो कि इस मशीन को बचाना है। ये मशीन कब खराब होगी? क्या साइन कभी खराब होता है? साइन एक्स। सो साइन एक्स तो कोई भी रियल वैल्यू लेता है, कुछ भी एंगल दे दो, बिल्कुल सही। तो ये मशीन कब खराब होगी? जब डिनोमिनेटर में शून्य बनेगा, तो शून्य होने से रोक दो, यानी 2 साइन एक्स माइनस 1 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। यानी बच्चों साइन एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू हाफ। अब साइन एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू हाफ, तो एक्स की कौन कौन सी वैल्यू आ जाएंगी? ये आप आसानी से कर सकते हो कि सर π/6 आ जाएगी, है ना? बहुत सारी वैल्यू आएंगी। जनरल सोल्यूशन लिख सकते हो ट्रिगो इक्वेशंस की तरह, है ना? इसका जनरल सोल्यूशन लिखने में आ जाएगा। तो कौन कौन सी चीजें अलाउड हैं? सर सारी रियल वैल्यू अलाउड है, एक्सेप्ट कौन कौन सी रियल वैल्यू अलाउड है? इसमें कुछ भी पुट करो अलाउड है। कौन सी वैल्यू नहीं अलाउड है? जिन पर साइन एक्स की वैल्यू हाफ आ रही है, क्योंकि हाफ आते ही नीचे 0 बन जाएगा। तो कौन कौन से एलिमेंट हट जाएंगे? जिन पर साइन एक्स की वैल्यू आ रही है हाफ। तो इसका जनरल सोल्यूशन बच्चों आई गेस आपको आता होगा, n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n अल्फा, यानी π/6। n की वैल्यू पुट करते जाओ तो यहां से आपको डिफरेंट डिफरेंट आंसर मिलते चले जाएंगे, है ना? ऑप्शन में हो सकता है उन्होंने इस फॉर्मेट में दिया, लिख देता हूं। साइन एक्स नॉट इक्वल टू हाफ का मतलब हो गया x नॉट इक्वल टू π/6। फिर क्या आएगा? पाई माइनस π/6 यानी 5π/6। फिर क्या आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। अब आ जाएंगे वापस से फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो क्या आ जाएगा? 2π प्लस π/6 यानी 13π/6। इस तरीके से फिर क्या आ जाएगा? 13। इस तरीके से आते चले जाएंगे यार, समझ आ रहा है? तो क्या पता आंसर उन्होंने ऐसे लिखा हो, x बिलोंग्स टू r माइनस π/6, 5π/6, 13π/6, ऐसे ऐसे डॉट 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 करके लिखा हो, है ना? वो तो ऑप्शन डिपेंडेंट है, बट आपको फंडा समझ में आया?
अगर आपको ट्रिगो इक्वेशंस का थोड़ा सा याद है, जनरल फॉर्मूला होता था cos x बराबर cos अल्फा, sin x बराबर sin अल्फा, tan x बराबर tan अल्फा, तो वही फॉर्मूला लगाए। वरना आप ऑप्शन से इस सवाल को बहुत इजीली अप्रोच कर सकते हो। फंडा में जो था मेन, वो मुझे समझाना था, वो मैं समझाने में कामयाब हो गया। आगे बढ़ते। कुछ फंक्शन है यार इंपॉर्टेंट, है ना, डोमेन आपको निकालनी आ गई, डोमेन बेसिक है ना। अब सवाल आप ट्राई कर लेना। कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस है जो हमें सीखने बहुत ज्यादा जरूरी है। उनमें से ही एक है पॉलिनोमियल फंक्शन, है ना। तो और भी फंक्शंस हैं ऐसे, आगे वो भी पढ़ेंगे, है ना। आज या कभी और पढ़ेंगे हम, ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल बहुत है। बट एक पॉलिनोमियल मैं क्यों उठा रहा हूं कि आप पॉलिनोमियल सर बार बार पॉलिनोमियल, एफओएम में भी पॉलिनोमियल, एक्चुअली पॉलिनोमियल बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो बस मुझे डिस्कस करने हैं आपके साथ। एक पॉलिनोमियल की जनरल शक्ल आप सबको पता है, ए एन एक्स एन ए एन माइनस इस तरीके से होती है, जहां पर जो एक्स की पावर होनी चाहिए वो होल नंबर होनी चाहिए, बिल्कुल सही। और ये जो कांस्टेंट होते हैं ए एन माइनस वन, ए वन, ए जीरो, ये कोई भी रियल हो सकते हैं। और पॉलिनोमियल की डिग्री n बोली है, अगर पॉलिनोमियल की डिग्री n बोली है तो ए एन को नॉन जीरो होना पड़ेगा। ये तो बेसिक पॉलिनोमियल की डेफिनेशन है, पॉलिनोमियल फंक्शन। और इसी पॉलिनोमियल को अगर मैं एफ एक्स के बराबर लिख देता हूं तो ये बन जाता है एक फंक्शन, ठीक। अब कुछ इंपॉर्टेंट है, रेंज ऑफ ऑड डिग्री पॉलिनोमियल इज ऑलवेज रियल, है ना, रेंज हमेशा रियल होती है। मैं आपको यहां पर करके भी बता देता हूं। जैसे अगर मैंने एक पॉलिनोमियल ले लिया क्यूबिक, लेट्स से एक्स क्यूब, तो अगर आपको याद हो एक्स क्यूब का ग्राफ, एक्स क्यूब का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है ना। नहीं भी याद तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, इनपुट डाल के देख लो। अच्छा, इसकी डोमेन क्या आएगी सर? ये मशीन कभी खराब ही नहीं होगी, और जो मशीन कभी खराब नहीं होगी वो तो सारी रियल वैल्यू लेगी, यानी x बिलोंग्स टू r। क्लियर? अब इसकी रेंज बताना जरा, है ना। रेंज मतलब आउटपुट, है ना। तो 1 डालूंगा तो 1 मिलेगा, 2 डालूंगा तो 8 मिलेगा, और 2 की पावर 1/3 डालूंगा तो 2 मिलेगा, 3 की पावर 1/3 डालूंगा तो 3 मिलेगा। सर ये तो सभी इनपुट देगा, माइनस डालूंगा तो माइनस मिलेगा, अगर इंफिनिटी डालूंगा तो क्या मिलेगा? सर इन्फिनिटी पर तो कोई वैल्यू नहीं मिलती, बिल्कुल नहीं मिलती बच्चों। बट किस तरफ टेंड हो रही है, इन्फिनिटी डालने पर आउटपुट कहां की तरफ टेंड हो रहा है, ये तो बताया जा सकता है। तो जैसे ही x इन्फिनिटी टेंड करेगा तो हम बोल सकते हैं एफ एक्स भी इन्फिनिटी भागेगा। लगातार वैल्यू बढ़ रही है, 1 पर 1, 2 पर 8, 3 पर 27, 4 पर 64, 5 पर 125। जैसे जैसे इनपुट बढ़ रहा है आउटपुट बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा, तो इन्फिनिटी पर वैल्यू इनफाइनाइट भागेगी या नहीं भागेगी? तो भाई, और माइनस इनफाइनाइट पर देखो, निगेटिव आओ, -1 पर -1, -2 पर -8, -3 पर -27, -4 पर -64। तो जैसे जैसे निगेटिव में इनपुट बढ़ रहा है आउटपुट और छोटा होता जा रहा है, तो माइनस इन्फिनिटी पर माइनस इन्फिनिटी जाएगा। तो क्या ये मशीन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक के सारे आउटपुट कवर कर रही है? बिल्कुल कर रही है सर। इसीलिए बेटा हम ऐसा बोलते हैं कि ऑड डिग्री पॉलिनोमियल की रेंज हमेशा रियल नंबर होती है। अब उसी कॉमन सेंस से इवन डिग्री की बता दो, क्वाड्रेटिक। सर अगर एक्स स्क्वायर है तो पहली बात तो सर ये हो गया कि कभी भी निगेटिव वैल्यू नहीं मिलेगी, है ना। इवन डिग्री पॉलिनोमियल मतलब निगेटिव वैल्यू क्यों नहीं मिलेगी? बिल्कुल मिल सकती है क्वाड्रेटिक में। अरे जैसे मैंने दे दिया x² - 3, तो 1 पर मिल रही है। फंडा समझो, और डिग्री की रेंज r होती है, इवन डिग्री की रेंज r नहीं हो सकती कभी, ये तो पक्की बात है। इवन डिग्री की रेंज कभी r नहीं हो सकती, वही मैंने लिखा है, रेंज ऑफ इवन डिग्री पॉलिनोमियल इज नेवर r, ठीक। fx बराबर 0 इज अ पॉलिनोमियल बट डिग्री इज नॉट डिफाइंड। 0 पॉलिनोमियल की डिग्री अनडिफाइंड होती है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल व्हिच सैटिस्फाइज द रिलेशन। ये ध्यान रखना यार, है ना। इसके साथ वो लोग बहुत खेलते हैं। कहीं पर भी तुम्हें कुछ ऐसा लिखा हुआ मिले, है ना, कहीं पर भी तुम्हें कुछ ऐसा लिखा हुआ मिले, एफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1/x बराबर एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1/x, कहीं भी लिखा हुआ मिले, तुम्हें कोई ऐसी फंक्शन की शक्ल दी हो जिसमें ऐसा नियम लगता हुआ दिखे कि एफ एक्स और एफ ऑफ 1/x का प्रोडक्ट बराबर हो रहा है एफ एक्स और एफ ऑफ 1/x के सम के, तो समझ जाना कि वो फंक्शन कुछ नहीं, या तो वो फंक्शन 1 + x की पावर n होगा, या फिर वो फंक्शन 1 - x की पावर n होगा, जहां n होल नंबर है। समझ आया? यानी कोई भी सवाल अगर इस प्रकार की शक्ल को रिप्रेजेंट कर रहा है तो उस सवाल का फंक्शन क्या बनेगा,
या तो 1 प्लस एक्स की पावर एन या फिर 1 माइनस एक्स की पावर एन। फंडा समझ में आया? कोई दिक्कत है? ये बताना बहुत ज्यादा जरूरी था, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अब चलिए यार इस सवाल को एक बार सॉल्व कर लेते हैं। यहां पर एफ एक्स एक पॉलिनोमियल दिया है, डिग्री नहीं पता तो एन मानेंगे यार जब कुछ नहीं पता तो, है ना। तो एक पॉलिनोमियल हो गया पी एक्स, ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन, करते 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 ए वन एक्स प्लस ए जीरो आ गया। अब निकालते बेटा पी ऑफ एक्स स्क्वायर। सर पी ऑफ एक्स पता है, पी ऑफ एक्स स्क्वायर कैसे निकाले? तो मेरे बच्चों जहां एक्स है एक्स की जगह एक्स स्क्वायर पुट कर दो, दैट्स इट। तो ये क्या बन जाएगा, ए एन एक्स की पावर 2n प्लस ए एन माइनस वन एक्स स्क्वायर की पावर n माइनस वन, है ना। x की जगह x स्क्वायर कर दिया है यार हासिल करने के लिए, ए वन एक्स स्क्वायर प्लस ए नॉट। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ठीक। अब ये किसके बराबर है, p ऑफ x माइनस वन। एक बार बेटा p ऑफ x माइनस वन भी आप लोगों के लिए निकाल लेते हैं। तो p ऑफ x माइनस वन क्या आएगा, ए एन एक्स माइनस वन, जहां जहां x है वहां वहां x माइनस वन प्लस ए एन माइनस वन एक्स माइनस वन की पावर n माइनस वन, प्लस करते करते गणित आ गई ए वन एक्स माइनस वन प्लस ए नॉट। ठीक है भाई, आगे क्या स्थिति है? आगे यार ये इक्वेशन के बराबर करना है तो कर देते हैं यार। तो यहां पर p ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर टाइम्स पी एक्स माइनस वन प्लस थ्री, चलो इक्वेट करो। यहां पर आएगा ए एन एक्स की पावर 2n प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर 2n माइनस टू, और ऐसे ऐसे चलेगा बराबर एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कराऊंगा किसमें, p ऑफ x माइनस वन में, तो क्या मिलेगा, ए एन एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन की पावर n प्लस ए एन माइनस वन एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन की पावर n माइनस वन, ऐसे कहानी चलेगी और प्लस का 3 जुड़ जाएगा। करा दिया है, ठीक। अब इससे देखो, इससे क्या कहानी पता लग रही है, क्या इन्फरेंस निकल रहा है यार। दो पॉलिनोमियल बराबर है, दोनों की डिग्री बराबर होनी पड़ेगी, है ना। दोनों की डिग्री बराबर होनी पड़ेगी। यहां से पॉलिनोमियल की डिग्री क्या आएगी? सर पॉलिनोमियल की डिग्री होती है, क्या होती है भाई बोलो? किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री होती है उस एक्सप्रेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। तो सबसे बड़ी पावर तो यहां से मिलेगी आगे, तो क्योंकि x माइनस वन की पावर n, n माइनस वन n माइनस टू हो रहा है। यहां से अगर मैं x कॉमन निकाल लूं तो बाहर आ जाएगा x की पावर n, यानी यहां पर x की पावर आ जाएगी n प्लस टू, और ये 1 माइनस वन बाय एक्स की पावर n बन जाएगा, है ना। तो इस RHS में x की हाईएस्ट पावर क्या है, x की पावर n प्लस टू। LHS में x की हाईएस्ट पावर क्या है, 2n। अब दोनों को बराबर होना पड़ेगा, यानी 2n बराबर n प्लस टू, तो यहां से आपकी n की वैल्यू आ जाती है 2। बोलो भाई कोई दिक्कत है? तो आपको पता चल गया कि ये पॉलिनोमियल एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। तो यहां पर ये इनका पूछने का पर्पस होगा, एफ एक्स भी या पॉलिनोमियल, यहां पर पी एक्स होगा बेटा, है ना। यहां पर पी एक्स होना चाहिए, है ना, वो मिस प्रिंट हो गया है। सैटिस्फाइंग दिस, तो निकालना क्या है, फाइंड द डिग्री ऑफ पी एक्स। डिग्री क्या होगी, तो हमने फाइंड कर दी कि इसकी डिग्री आ जाएगी 2। समझ आया? फंडा क्लियर है, सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं। एलिमेंट्री टाइप, अब रेंज पर आ जाते हैं, है ना, कि रेंज कैसे निकलेगी। डोमेन सीख ली, पॉलिनोमियल फंक्शन सीख लिया, और भी फंक्शन सीखते रहेंगे, परेशान मत हो, वो भी कर दूंगा। अभी मैंने वो चीज उठाई है जो फंडामेंटल है और जो बहुत पूछी जाती है, वो मैंने बस अभी उठाया। एलिमेंट्री टाइप, है ना। पहला टाइप्स में करेंगे हम रेंज। पहला मेथड है रेंज निकालने का, एलिमेंट्री टाइप। कैसे रेंज निकालेंगे, तो यार सबसे पहले समझते हैं। यहां पर y बराबर दिया है log 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द बेस 10 आपको दे रखा है ना। अब आपको इसकी रेंज निकालनी है। एक नियम याद रखो, है ना, एक नियम याद रखो, रेंज निकालने से पहले
डोमेन जरूर लिख लेना, डोमेन जरूर फाइंड कर लेना, है ना, क्योंकि यार हर आउटपुट इनपुट के बेसिस पर डिपेंड करता है, तो डोमेन जरूर लिख लेना, है ना। तो इसकी डोमेन क्या आ जाएगी, डोमेन सर इसकी डोमेन तो आर आ जाएगी, क्योंकि ये मशीन कभी खराब ही नहीं होगी। ये मशीन कब खराब होती, जब नंबर 0 बनता या नंबर निगेटिव बनता। तो सर क्योंकि पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव है तो ना तो निगेटिव बन सकता ना तो 0 बन सकता, इसलिए डोमेन हो गई आर। बिल्कुल सही। अब निकालते हैं बेटा रेंज, है ना। बेटा आप सभी को पता है ना ये कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होती है हमेशा, या तो 0 होगी या तो 0 से बड़ी, क्योंकि स्क्वायर है। ठीक, अब मैंने दोनों साइड 1 जोड़ दिया, अब मैंने दोनों साइड 1 जोड़ दिया तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया 1 या 1 से बड़ा। अब मैंने दोनों साइड लॉग ले लिया, अब मैंने दोनों साइड लॉग ले लिया और वो भी बेस 10 का ले लिया। ठीक है, तो लॉग भाई कैसा फंक्शन है, लॉग एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर आपको लॉग का ग्राफ याद हो तो लॉग का ग्राफ ऐसा बनता है। तो लॉग हमेशा बड़े इनपुट पर क्या देता है, बड़ा आउटपुट देता है। लॉग हमेशा बड़े इनपुट पर हमें देता है बड़ा आउटपुट। तो लॉग एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये इनपुट बड़ा, ये इनपुट बड़ा इस इनपुट से, तो ये आउटपुट भी इस आउटपुट से बड़ा होगा, हाँ या ना। और इसको क्या लिख सकता हूं, इसी को सर तो y बोला है, यही तो fx है, यानी y इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यार y ही तो fx होता है, यानी ये इसकी रेंज हो गई। यानी रेंज क्या आ गई इस सवाल में, इस सवाल में रेंज क्या आ गई, y बिलोंग्स टू 0 से इंफिनिटी। समझ आया, बोलो कोई डाउट हो किसी भी प्रकार का, पिक्चर क्लियर है एकदम, कोई डाउट। ये है रेंज का बेसिक। चलो नेक्स्ट करते हैं। अब ये लिखना है, सबसे पहले डोमेन लिखेंगे अपन, है ना, बिना कुछ सोचे सबसे पहले डोमेन लिखेंगे। तो मशीन को खराब होने से बचाएंगे, खराब होने से बचाने के लिए 0 या 0 से बड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3/5, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 5/3, क्या आएगा, 3x स्क्वायर माइनस 5 मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से डोमेन आ गई -√5/3 से +√5/3। ये वे भी करवाता है आपको, है ना, कैसे करा इनइक्वालिटीज। क्लियर, ये आ गया यार। अब बच्चों इसकी निकालनी है रेंज। रेंज कैसे निकाले, डोमेन की मदद से ही रेंज आएगी। देखो यहाँ भी डोमेन की मदद से आई थी, है ना, कैसे निकालें, चलो देखते हैं। x की वैल्यू है -√5/3 से लेकर के +√5/3। रेंज की बहुत सारी ट्रिक भी सिखाऊंगा, है ना, ग्राफ बनाना भी सिखाऊंगा, जो आप मोनोटोनोसिटी में भी यूज करते हो। सबर रखो थोड़ा सा बस। 5 - 3x स्क्वायर, आप सभी को पता है कि x स्क्वायर की वैल्यू हमेशा 0 या 0 से बड़ी होती है। बिल्कुल सही बात है सर। तो बेटा -x स्क्वायर इनइक्वालिटी पलट जाएगी। बिल्कुल सही बात है सर। तो -3x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर दोनों तरफ 5 जोड़ दिया तो 5 - 3x स्क्वायर हमेशा तुम्हारा 5 से छोटा हो जाएगा। बट इतनी तो बात पक्की है कि अंदर वाली ये जो आउटपुट मिलेगा वो 0 से बड़ा मिलेगा। अंडर रूट का आंसर तो हमेशा पॉजिटिव आता है, ये तो जानते हो, है ना, यानी ये वैल्यू मिलने तो पॉजिटिव वाली है ना। इतना तो पक्का है कि ये वैल्यू मुझे हमेशा पॉजिटिव उत्तर देगी। तो ये वैल्यू 5 से तो हो गई छोटी, है ना। और क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होगी या 0 के बराबर होगी, सोच करके देखो, क्योंकि ये वैल्यू कभी निगेटिव हो ही नहीं सकती। निगेटिव हो गई तो अंडर रूट अनडिफाइंड हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। अब दोनों साइड अंडर रूट ले लो, या अभी छोड़ो, अभी रुको, इतना ही रखो, इतना समझ आया। अब दोनों साइड अंडर रूट ले रहे हैं अपन, तो क्या आएगा 5 - 3x स्क्वायर, 5 - 3x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू √5। √5 से छोटा आ गया। बट आपको पता है कि अंडर रूट वाली क्वांटिटी 0 या 0 से बड़ी रहेगी। तो इवेंचुअली रेंज क्या आ गई बेटा, रेंज क्या आ गई, 0 से लेकर के √5। बताओ कोई दिक्कत है किसी भी प्रकार की, बोलो भाई। √5 कब आएगी, x बराबर 0 पर √5 आ जाएगी, दिख भी रहा है हमें। ये हो गई इस फंक्शन की रेंज, यानी ये मशीन क्या क्या आउटपुट देगी। तो देखा क्या करा मैंने, सिंपल सा लॉजिक फॉलो करा, उसी लॉजिक को एक्सटेंड करते हुए पूरा सवाल कर दिया। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले डोमेन बेटा,
डोमेन क्या होगी, x नॉट इक्वल टू 3/2। ये तो हो गई डोमेन, मतलब x ये नहीं हो सकता, तो डोमेन क्या हो जाएगी, x बिलोंग्स टू रियल माइनस 3/2। ये हो गई डोमेन। ठीक है, अब इसकी रेंज लिखनी है बेटा। कैसे लिखें रेंज, देख लो, x बिलोंग्स टू रियल है ना, एक्सेप्ट 3/2, यही तो है। तो रेंज क्या मिलेगी बेटा, सोच करके तुम खुद बताओ क्या क्या रेंज में मिलने वाला है। क्या कभी 0 मिलेगा रेंज में, सोच करके देखो। न्यूमरेटर 1 है तो क्या कभी 0 मिलेगा, 0 कब मिलता है आउटपुट, जब न्यूमरेटर 0 बने। क्या न्यूमरेटर कभी 0 बन सकता है, सर जब न्यूमरेटर कांस्टेंट है तो 0 कैसे बनेगा। तो क्या बेटा इसकी रेंज कभी 0 आ सकती है, तुम खुद बताओ। नहीं आ सकती ना इसकी रेंज 0, यानी इसकी रेंज क्या मिलेगी फिर, अगर मैं इन जनरल आपसे पूछूं। पुट करके देखो, x को पुट करो 1/5, क्या मिलेगा, x बराबर 1/5 मिलेगा सर, y बराबर 1 2/5 माइनस 3 यानी 5 माइनस का 30, निगेटिव नंबर। चलो अब बेटा y को तुम पुट करो, सॉरी अब तुम x को पुट करो प्लस का 5, तब y क्या मिला 1/7। ये लो पॉजिटिव वैल्यू मिल गई। अब सोचो क्या ये वैल्यू कभी 1 से बड़ी मिलेगी, क्या कभी ये वैल्यू 1 से बड़ी मिलेगी, खुद बताओ। बिल्कुल मिल सकती है, सोचो कैसे मिलेगी। जब 2x माइनस 3/2, सोचो अगर 2x माइनस 3 बन गया 1/5, क्या ये बन सकता है, चेक कर लेते हैं। तो 2x बराबर हो गया 16/5, तो x बराबर 8/5। पुट करो बेटा, x बराबर 8/5 पुट करोगे ना, तो देखना आप रेंज 5 मिलेगी, यानी रेंज 1 से बड़ी भी मिल रही है, रेंज 1 से छोटी भी मिल रही है, रेंज पॉजिटिव भी मिल रही है, रेंज निगेटिव भी मिल रही है। सिर्फ क्या नहीं मिल रहा है, सिर्फ शून्य नहीं मिल रहा है, तो रेंज क्या हो गई, ऑल रियल एक्सेप्ट 0। सोच करके देखो, मुझे पॉजिटिव नंबर भी मिल रहा है, मुझे नेगेटिव नंबर भी मिल रहा है, सब मिल रहा है, एक एक्सेप्ट शून्य। तो कुछ कुछ सवाल ऐसे होते हैं ना जो सिंपली वैल्यू पुटिंग से हो जाते हैं। ऐसा मत सोचना कि हमेशा ऑर्थोडॉक्स तरीके से चलना है कि मैं एनालिटिकली मैथमेटिकली पूरा सॉल्व करूं, नहीं यार ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ कुछ सवाल तो सीधे इस तरीके से वैल्यू पुटिंग से चमक जाते हैं, जैसे ये बेसिक सा सवाल। क्लियर हुआ, मतलब रेंज इज अ वेरी डिस्क्रीट टॉपिक, मतलब इसमें बहुत सारे मेथड हैं, है ना, कैसे भी कर सकते हो आप। e की पावर 1/x की रेंज निकालनी है। डोमेन क्या हो गई, डोमेन सर बस इतनी हो गई, x बिलोंग्स टू ऑल रियल एक्सेप्ट 0। 0 पर मशीन खराब हो जाएगी इसलिए वो हटा दिया। ठीक, अब मुझे बताओ इसका उत्तर क्या मिलेगा, बताओ आराम से सोचो, तसल्ली से सोचो, e की पावर 1/x का उत्तर क्या मिलने वाला है। सोचा, कुछ भी हो सकता है, पर ये कभी 1 नहीं मिलेगा इसका उत्तर, क्योंकि e की पावर 0 होता है 1, है ना, और e की पावर 0 बन नहीं सकती क्योंकि e की पावर में 1/x है और 1/x कभी 0 बन नहीं सकता। तो रेंज में हर नंबर तो नहीं मिलेगा, सिर्फ पॉजिटिव मिलेगा। इतना तो शायद आप समझते हो कि 2 की पावर x, 3 की पावर x, e की पावर x कुछ भी करूं, है ना, क्योंकि e 2.71 होता है, तो 2 की पावर x कभी भी निगेटिव नहीं होता। कुछ भी कर लो, x को माइनस पुट कर लो, पॉजिटिव पुट कर लो, कुछ पुट कर लो, करो ना, x को -½ पुट करोगे तो 2 की पावर -½ विच इज 1/√2 मिलेगा ना यार, तो वो भी तो पॉजिटिव नंबर है। तो इतना तो पक्का है कि ये सारे पॉजिटिव नंबर्स देगा, ये सारे पॉजिटिव नंबर्स देगा एक्सेप्ट 1, ये 1 नहीं देगा कभी। अब आप सोच करके बताओ ये 1 क्यों नहीं देगा। ये 1 इसलिए नहीं देगा क्योंकि ये 1 तब दे पाता जब e की पावर 0 बनती, और e की पावर 0 बनना पॉसिबल नहीं है, इसलिए 1 नहीं देगा। तो इसकी रेंज क्या आ जाएगी, इसकी रेंज आ जाएगी, हम लिखते हैं बच्चों ऐसे, r प्लस, है ना, पॉजिटिव रियल नंबर में पॉजिटिव रियल नंबर -1, ऐसे लिखते। या फिर लिखने का तरीका, y की रेंज हो जाएगी 0, 0 तो कभी मिलेगा नहीं, है ना, 2 की पावर x कभी 0 नहीं हो सकता, आप भी जानते हो,
0 से इंफिनिटी एक्सेप्ट 1, कभी कभी ऐसे भी लिख देते हैं ये लोग, है ना, तरीका है, ऐसे भी लिख देते हैं या फिर इस तरीके से भी लिख देते हैं, 0 से 1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, 1 पर तोड़ दिया, 1 पर तोड़ दिया। समझ आ रहा है? कुछ बेटा बेसिक है, देखो क्या ये कभी जीरो हो सकता है? सर 2 की पावर 3 की पावर, ये तो कभी जीरो हो ही नहीं सकता, निगेटिव पुट करो पॉजिटिव पुट करो, तो भाई रेंज क्या होगी सर, 0 से बड़ी आएगी और 1 नहीं आएगी, 1 इस केस में नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि पावर कभी 0 बन नहीं सकती। इतनी सी बात और आ गया आपका उत्तर। समझ आ रहा है? चलिए अब हम रेंज निकालना सीखेंगे टाइप 2, जिसमें हम रेंज निकालेंगे लीनियर अपॉन लीनियर, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक। यानी जब भी आपका फंक्शन इन शक्लों का हो 1 2 3 4, तो आपको ये प्रोटोकॉल यूज करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई एंड वी विल गेट अ क्वाड्रेटिक इन एक्स। क्या करना है आपको? सबसे पहले इसको y के बराबर रख देना है, सबसे पहले आपको इसको y के बराबर रख देना है, फिर आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, फिर आपको डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 लगा देना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आपका काम हो गया। जैसे इस सवाल को आप देख लें, आप लोगों के लिए कर रखा है लीनियर अपॉन लीनियर, ये है। सबसे पहले तो डोमेन लिखनी है, वो तो नियम है रेंज के लिए। फिर क्या करा बेटा, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करा, देखते जाओ। क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो यहां से क्या आया, यहां से x की वैल्यू क्या आ गई, y माइनस 3 और x कॉमन लिया y माइनस 2, तो ये आ गई x की वैल्यू। देखो आप, ये x की वैल्यू आ गई। मैं बता रहा हूं आपको करना क्या है। सबसे पहली स्टेप y के बराबर, सेकंड स्टेप क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर मैंने x की वैल्यू ये निकाल ली। फिर क्या हो गया भाई, अब जरा इसको ऑब्जर्व करो, इसको ऑब्जर्व करो, कौन सी वैल्यू y की अलाउड नहीं है? सर अगर y की वैल्यू 2 हो गई तब x की वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगी, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 बन जाएगा। यानी y की आप हर वैल्यू पुट कर सकते हो, पॉजिटिव, नेगेटिव, रेशनल, इरेशनल, सिर्फ और सिर्फ 2 को छोड़ के। 2 आप नहीं पुट कर सकते, और y ही क्या होता है, आउटपुट। y क्या बनता है, रेंज। यानी इसकी रेंज क्या आ गई, y बिलोंग्स टू ऑल रियल, सारी वैल्यू पुट कर सकते हो एक्सेप्ट 2, लिख रखा है। समझ आया? चलो आगे देखते हैं। एक शॉर्ट ट्रिक भी है लीनियर अपॉन लीनियर की, सिर्फ लीनियर अपॉन लीनियर के लिए है भाई। ये शॉर्ट अप्रोच सिर्फ और सिर्फ लीनियर अपॉन लीनियर के लिए, याद रखना। उसके अलावा तुम लगा रहे हो तो तुम्हारी गलती है, मैंने तुम्हें अभी से चेतावनी दे दी है, ठीक। और ये कब लगेगी, जब जब डोमेन पूरी होगी, है ना। डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर देंगे तब ये काम नहीं हो पाएगा। तो इसकी जरा रेंज बताओ इस नियम के अनुसार। तो रेंज क्या हो गई, y माइनस, सॉरी, y बिलोंग्स टू ऑल रियल एक्सेप्ट लीडिंग कोफिशिएंट का रेशियो। तो न्यूमरेटर का लीडिंग कोफिशिएंट 7, लीडिंग मतलब हाईएस्ट पावर वाला, डिनोमिनेटर का लीडिंग कोफिशिएंट -1। तो रेंज क्या आ गई, 7 अपॉन -1 घटा दो, यानी रेंज आ गई 7 -1। पुराना एग्जांपल, यहां तो अपन ने तरीके से निकाला था, डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक। रेंज आएगी ऑल रियल एक्सेप्ट लीडिंग कोफिशिएंट का रेशियो, न्यूमरेटर 2 डिनोमिनेटर 1 आ गया। यार यही तो उत्तर आया था। तो ये ट्रिक अपनी लग जाती है लीनियर अपॉन लीनियर में, जब डोमेन रिस्ट्रिक्टेड ना हो। अब आपके पास आ गया ये सवाल, है ना। इस सवाल को अब आपको सॉल्व करना है। तो पहला मेथड जो बताया वो बताऊंगा, उसके बाद ये एक आप लोगों के लिए डिफरेंशिएशन वाला मेथड है, जिसमें अपन ग्राफ बनाना सीखेंगे। तो यहां से मैं रेंज का आपको एक ऐसा ब्रह्मास्त्र बताऊंगा, ग्राफ, है ना, डिफरेंशिएशन। ये एक ब्रह्मास्त्र है, ये एक ऐसा मेथड है कि रेंज का कैसा ही सवाल आ जाए, वियर्ड से वियर्ड, कठिन से कठिन, ये ग्राफ बनाते ही सॉल्व हो जाए। ठीक, तो सबसे पहले तो इसको सॉल्व करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, सबसे पहला नियम तो है क्रॉस मल्टीप्लाई। y के बराबर करना है और क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, सिंपल सा मेथड। फिर आपको x में क्वाड्रेटिक बना लेनी है, तो x स्क्वायर कॉमन, तो आया y माइनस 2 प्लस x कॉमन, आया 2y माइनस 4 प्लस 2y माइनस 5 बराबर 0। फिर क्या करना है, क्या बताया था मैंने, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगा देना है। तो क्या बन जाएगा, 2y माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स y माइनस 2, 2y माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसको अपन सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो क्या आ जाएगा यहां से यार, 4
सबसे पहले तो 4 उड़ा देते हैं यार, है ना। ध्यान से देखो, थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट करो, यहाँ से 2 कॉमन लूंगा तो बाहर 4 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा y माइनस 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ का 4 भी उड़ जाएगा, y माइनस 2 2y माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सॉल्व कर लो, y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y माइनस 2y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 5y माइनस 9y प्लस का 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर सॉल्व करो, क्या आएगा, y स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर बना माइनस y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 9y बना प्लस का 5y प्लस का 4 और यहाँ पर आया माइनस का 10, तो बना माइनस का 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया यार, देखते जाओ, y स्क्वायर उधर पलट देते हैं, y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 लेस देन इक्वल टू 0। अब आप देख लो, y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 लेस देन इक्वल टू 0, यहाँ से क्या आ गया, y माइनस 2 y माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0। और सर y की वैल्यूज ही तो रेंज होती है, यही तो अभी तक हम सीखते आए, तो y बिलोंग्स टू 2 to 3। इस मेथड में एक कैच है यार, इस मेथड में एक छोटा सा कैच है, एंड पॉइंट चेक करने रहते हैं। इस तरीके से जब भी हम सॉल्व करते हैं ना, तो हमें एंड पॉइंट, अब एंड पॉइंट क्या आ रहे हैं इसका, एक एंड पॉइंट आ रहा है 2, एक एंड पॉइंट आ रहा है 3, तो चेक करना पड़ेगा। तो y की वैल्यू इसमें 2 डाल दो, है ना। तो y की वैल्यू जैसे ही अपन ने 2 डाली, तो देखो x रियल नहीं मिल रहा, है ना। देखो y की वैल्यू 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, सही कॉपी करा है, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। ठीक है, तो देखो यहां से 2x स्क्वायर उड़ा, 4x उड़ा, 4 बराबर 5, क्या 4 बराबर 5 होता है, नहीं होता है। इसलिए जब y की वैल्यू 2 होगी तो x की वैल्यू रियल नहीं आएगी। जबकि बेटा अगर हम डोमेन, तो रियल होती है या नहीं होती है, रियल वैल्यू तो पुट करते हैं, तो यहां पर तो भाई ये क्या अलाउड होगी। अब मुझे बताओ, y बराबर 2 पुट करने पर मुझे x की रियल वैल्यू नहीं मिली। उल्टा सोचो, आउटपुट कब आता है, जब x की वैल्यू पुट होती है। तो जब x की रियल वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, तो मैं उसको पुट कैसे करूंगा, तो वो रेंज मिलेगी कैसे, यानी y बराबर 2 कभी हासिल नहीं होगा, इसलिए एलिमिनेट। y बराबर 3 करो, प्लस 6x प्लस 6 2x स्क्वायर प्लस, तो यहां से आ गया x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो यहां से x माइनस 1 आ गया। अब माइनस 1 रियल है, इसलिए ये एक्सेप्टेबल है। तो फाइनल उत्तर क्या हो जाएगा इस सवाल का, जो वहां पर आपको लग रहा था ओपन 2 से, सॉरी क्लोज 2 से क्लोज 3, अब हो जाएगा ओपन 2 से क्लोज 3। ठीक है, तो इस मेथड से जब भी आप सवाल करोगे तो आपको याद क्या रखना है, आपको याद रखना है क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बिंदास करो, x में क्वाड्रेटिक बनाओ, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करो, वहां से y की वैल्यू आएगी, एंड पॉइंट आपको चेक करना है। ओरिजिनल सवाल में वो एंड पॉइंट डाल के देखो, x की रियल वैल्यू मिलती है तो एक्सेप्टेबल, नॉन रियल मिलती है तो रिजेक्ट, दैट्स इट। ठीक है भाई, अब आ जाते दूसरी अप्रोच पर, जो है ग्राफ, दैट इज द ब्रह्मास्त्र। ये तो मतलब सब हो जाता है इससे यार। तो चलो पहले डिफरेंशिएट, तो डिफरेंशिएट डायरेक्टली भी कर सकते हो, थोड़ा सा मैंने यार दिमाग लगा लिया। मैंने क्या करा कि यहां से 2 कॉमन लेके अलग अलग कर लिया 2 टुकड़ों में, एलसीएम लो, यही बनेगा, देखो यही बनेगा। अब बेटा डिफरेंशिएट करना है, स्टेप नंबर 1 क्या है, डिफरेंशिएट द फंक्शन। अब ये क्या है भाई, न्यूमरेटर अपॉन, ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, ये है एनआर अपॉन डी आर। तो इसमें लगेगा क्वोशिएंट रूल, डी बाई डी एक्स ऑफ एन आर अपॉन डी आर, यानी कुछ न्यूमरेटर में और कुछ डिनोमिनेटर में। तो वो मैंने लिख रखा है, क्या होता है, डिनोमिनेटर का फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर का फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। ये है बेसिक तरीका किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट क्वोशिएंट रूल के मुताबिक करने का। डिनोमिनेटर डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। तो 2 का डिफरेंशिएशन तो 0 हो गया देखो यहां, और फिर इसका क्या हो जाएगा, तो सिंपली सर वही रूल लगेगा, डिनोमिनेटर डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर तो 1 है बेटा, 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस न्यूमरेटर डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर विच इज 2x प्लस 2, तो वही मैंने लिख दिया, ये आ जाएगा अपॉन उसका होल स्क्वायर। फिर स्टेप 2 क्या होती है, इक्वेट f डैश x इक्वल टू 0। क्या करना है आपको, f डैश x को 0 के बराबर, इस डेरिवेटिव को 0 के बराबर। मैं आपको ग्राफिकल मेथड सिखा रहा हूं यार,
यार ये मेथड 2 है ना, ग्राफिकल मेथड सिखा रहा हूं आपको, दिस इज द बेस्ट, है ना। एफ डैश एक्स 0 के बराबर कर दिया, तो जैसे ही आप एफ डैश एक्स को 0 के बराबर करोगे, यहां से आपको एक्स की वैल्यू मिल गई -1, एक्स की वैल्यू मिल गई -1। स्टेप 1 क्या है? स्टेप 1 डिफरेंशिएट द फंक्शन, डिफरेंशिएट हो गया। उसके बाद स्टेप 2 उस एफ डैश एक्स को 0 के बराबर करोगे तो तुम्हें एक्स की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। फिर स्टेप 3 है साइन स्कीम, है ना, ड्रॉ द साइन स्कीम ऑफ किसकी, ये याद रखना यार, ये बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। साइन स्कीम मुझे एफ डैश की बनानी है, एफ एक्स की नहीं बनानी। बच्चे क्या करते हैं, ये सब कर देते हैं, साइन स्कीम एफ एक्स की ड्रॉ कर देते हैं, यार साइन स्कीम एफ डैश की बनानी है, क्लियर। तो चलो अब बनाते हैं साइन स्कीम। सबसे पहले एफ डैश एक्स लिख लेते हैं कि एफ डैश एक्स एक्चुअली आया क्या था यार, तो आया था माइनस ऑफ 2x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये आया था बच्चों, है ना, ये आया था। ठीक, अब साइन स्कीम बनाते हैं। तो पॉइंट क्या आया, साइन स्कीम नंबर लाइन पे कौन से पॉइंट प्लॉट होंगे, साइन स्कीम बनी है एफ डैश की, न पॉइंट कौन से प्लॉट होंगे, वो पॉइंट जिन पर एफ डैश 0 हो रहा है। किस पर हो रहा है, -1, तो सिर्फ एक पॉइंट आया -1। अब साइन स्कीम बनाओ, किसकी बनानी है, एफ डैश की। तो -1 से बड़ी वैल्यू इसमें पुट करने पर क्या साइन मिलेगा, पुट करो सर, निगेटिव मिलेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर तो नीचे पॉजिटिव ही है। पुट करके देखो ना, 0 पुट करो, 1 पुट करो, 2 पुट करो, 3 पुट करो, हमेशा निगेटिव। और -1 से छोटी पुट करो, -2 पुट करो, -3 पुट करो, -1.5 कुछ भी पुट करो, पॉजिटिव, बन गई साइन स्कीम। ठीक, चलो ये पहली स्टेप हो गई। फिर सॉरी पहली नहीं, मतलब ग्राफ बनाने की पहली स्टेप हो गई। इसके बाद आपको कुछ वैल्यू निकालनी है। एक आपको निकालना है एफ ऑफ इंफिनिटी। अब मुद्दे की बात है कि सर एफ ऑफ इंफिनिटी कैसे निकालें, ये लिमिट्स में सीखा भी होगा आपने, बट इन केस नहीं आता है तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि अगर आप x को इंफिनिटी पुट करोगे, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 है ना, यहां पर बता देता हूं, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। तो ध्यान से देखो, जब इंफिनिटी आप इसमें पुट कर रहे हो x की जगह, तो ऊपर भी इंफिनिटी नीचे भी इंफिनिटी, ये तो सॉल्व हो नहीं सकता, इंफिनिटी कैंसिल नहीं होते कभी भी। तो ऐसे में क्या करते हैं बेटा, हाईएस्ट पावर से डिवाइड करा देते हैं, न्यूमरेटर की हाईएस्ट पावर या डिनोमिनेटर की जो भी हाईएस्ट पावर हो उससे डिवाइड करा देते हैं। तो दोनों की हाईएस्ट पावर 2 है, तो डिवाइड कराओ, क्या मिला, 2 प्लस 4/x प्लस 2/x स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में डिवाइड करा है तो क्या मिला, 1 प्लस 2/x प्लस 2/x स्क्वायर। अब आप सभी को पता है बेटा, एनी नंबर अपॉन इंफिनिटी, एनी नंबर अपॉन इंफिनिटी आप सबको पता है ये 0 बनता है, प्रिसाइजली 0 प्लस, बट अगर ऐसे रैंडम देखे तो 0 बनता है। तो जब इंफिनिटी भागेगा x तो ये 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो y की वैल्यू क्या मिल गई, 2। यानी जब x इंफिनिटी होगा तो y क्या होगा, जब x इंफिनिटी होगा तो y कोऑर्डिनेट मिलेगा 2, ठीक है। फिर आपको निकालना है x इंफिनिटी पर y निकाल लिया, यानी y मतलब f ऑफ इंफिनिटी आता है यार, है ना, y कोऑर्डिनेट को ही तो fx बोलते हैं। फिर आपको निकालना है माइनस इंफिनिटी पर, तो माइनस इंफिनिटी पर भी सेम कहानी है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो भी 2 आ जाएगा। तो ये आ गया f ऑफ माइनस इंफिनिटी। कुछ कुछ चीजें हैं, f ऑफ इंफिनिटी, f ऑफ माइनस इंफिनिटी, f ऑफ 0, f ऑफ 0 क्या आएगा, फिक्स है ये निकालना, f ऑफ 0, ये fx है ना, f ऑफ 0 आएगा 5/2। कौन कौन सी वैल्यू निकालनी है साइन स्कीम के बाद, f ऑफ इंफिनिटी, f ऑफ माइनस इंफिनिटी, f ऑफ 0, और उन पर फंक्शन की वैल्यू, उन पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू जिन पर डेरिवेटिव 0 हुआ है, यानी उन पॉइंट पर जिन पर साइन स्कीम प्लॉट करी गई है, यानी जो नंबर लाइन पर है, यानी इस केस में f ऑफ -1। तो f ऑफ -1 क्या आ जाएगा, वहां लिखा है ना, हाँ, 2 - 4 + 5 अपॉन 1 - 2 + 2, तो 7, 3 आ गया है, 7 - 4 3 आ गया f ऑफ -1। अब मैं आपको ग्राफ बनाना सिखाता हूं, अब मैं आपको ग्राफ बनाना सिखाता हूं, देखते जाना।
चलो देखना, तो सबसे पहले जीरो पर क्या वैल्यू मिल रही है, एफ ऑफ जीरो पर वैल्यू मिल रही है 5/2, ठीक है, ठीक। फिर एफ ऑफ -1 पर क्या मेरे वैल्यू मिल रही है, 5/2 से बड़ी मिल रही है ना, 3 मिल रही है सर, इसको मान लो 3 है, तो एफ ऑफ -1 पर सर मिल गई 3, ठीक है, प्लॉट करा, ठीक, ठीक है। चलो अब मुझे बताओ ये किसका साइन है, एफ डैश का, किसका साइन है, एफ डैश की, किसकी साइन स्कीम है, एफ डैश की। तो -1 से बड़े पर एफ डैश का साइन कैसा है, निगेटिव। और याद करो बेटा, एफ डैश का साइन निगेटिव यानी एफ डैश यानी ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल कब बनता है, जब डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, यानी बड़े इनपुट पर छोटा आउटपुट, ठीक। तो -1 से इंफिनिटी तक, इंफिनिटी पर क्या वैल्यू दे रहा है 2, और -इंफिनिटी पर भी 2, तो बीच में कहीं 2 आ गया, बीच में कहीं 2 आ गया, ठीक। अब देखना इसको, रुको थोड़ा सा और, जीरो पर था 5/2, ठीक। तो ध्यान से देखो, -1 से इंफिनिटी तक, -1 से इंफिनिटी तक ग्राफ बन कैसा रहा है, -1 से इंफिनिटी तक ग्राफ बन रहा है, ये बना दी 2 वाली लाइन, 2 वाली लाइन है ना। -1 से इंफिनिटी तक का ग्राफ डिक्रीजिंग है, यानी ऑब्ट्यूज एंगल आने वाला है या नहीं आने वाला। और -1 से -इंफिनिटी तक का ग्राफ इंक्रीजिंग है, यानी अक्यूट एंगल बनेगा या नहीं बनेगा, ठीक है। और -1 पर है 3, ठीक, देखते जाना। और -1 पर ही डेरिवेटिव 0 है ना, और इंफिनिटी पर आ रहा है यार, एक सेकेंड, 2 आ रहा है ना इंफिनिटी पर, 5/2, ये गड़बड़ बना दिया ना, ये गड़बड़ बना दिया, 2 नीचे आएगा ना, 5/2 तो 2.5 होता है ना यार, 5/2 इज एक्चुअली लार्जर देन 2, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा आपका लेट से 5/2, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 2, -1 पर वैल्यू है 3, 0 पर अब हो जाएगा, देखते जाना। -1 से इंफिनिटी तक का टुकड़ा, -1 से इंफिनिटी तक के टुकड़े में ग्राफ कैसा है, डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग यानी बड़े इनपुट पर छोटा आउटपुट, यानी जो स्लोप आएगा वो कैसा आएगा, ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा, ठीक। तो ये लो बना दिया, ये लो बना दिया, ऑब्ट्यूज बन रहा है, देखो ना, पुट करके देखो ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है नहीं बन रहा। और -1 से इंफिनिटी तक कैसा है, इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग। तो कैसा एंगल बनाएगा, अक्यूट एंगल बनाएगा या नहीं बनाएगा, इंक्रीजिंग। देखो अक्यूट एंगल बना रहा है या नहीं बना रहा, समझना। जैसे log x, मैं बात करूं अगर log x की, कुछ बेसिक बता रहा हूं यार, है ना, यहां पर ही बता देता हूं। log x का ग्राफ ऐसा बनता है, बड़े इनपुट पर क्या दे रहा है, बड़ा आउटपुट, तो ये होता है इंक्रीजिंग फंक्शन। अब इसका स्लोप देखो कैसा बन रहा है, इसका स्लोप देखो कैसा बन रहा है, किसी भी पॉइंट पर अक्यूट एंगल बना रहा है या नहीं बना रहा, यानी और tan ऑफ अक्यूट एंगल क्या होता है, पॉजिटिव, यानी जब जब स्लोप पॉजिटिव होगा, जब जब स्लोप पॉजिटिव होगा फंक्शन इंक्रीजिंग। देखो बड़े इनपुट पर बड़ा आउटपुट, बड़े इनपुट पर बड़ा आउटपुट मिल रहा है नहीं मिल रहा, यानी स्लोप पॉजिटिव यहां था इस टुकड़े में, तो यहां पर क्या हुआ, इस टुकड़े में क्या हो गया, fx इज इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर fx इंक्रीजिंग है तो अक्यूट एंगल बनेगा, तो -1 से -इंफिनिटी तक के टुकड़े में इंक्रीजिंग है, तो अब स्लोप डाल के देखो ना अक्यूट एंगल बन रहा है या नहीं बन रहा, ठीक। और इसी की जगह अब आपको डिक्रीजिंग समझाना है ना, तो डिक्रीजिंग के लिए मैं बना देता हूं e की पावर -x, e की पावर -x। देखो जैसे जैसे इनपुट बढ़ रहा है आउटपुट छोटा हो रहा है, आउटपुट छोटा हो रहा है, और यहां पर जो टेंजेंट बन रही है बच्चों, ये देखो ऑब्ट्यूज एंगल बना रही है या नहीं बना रही, यानी जब जब फंक्शन डिक्रीजिंग होगा हमारा डेरिवेटिव ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा, और ऑब्ट्यूज tan ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल होता है नेगेटिव। तो यहां पर इस टुकड़े में क्या बोल सकता हूं मैं, fx एक डिक्रीजिंग फंक्शन होगा,
और एफ एक्स डिक्रीजिंग तो देखो ऑब्ट्यूज एंगल, तो यहां देखो ऑब्ट्यूज, यहां देखो अक्यूट। समझ आया? हो गया बेटा, ग्राफ बन गया। अब रेंज आप बता दो क्या आ रही है, क्या आ रही है? मैक्सिमम वैल्यू सर 3, मैक्सिमम वैल्यू 3, मिनिमम वैल्यू 2। क्या 2 कभी हासिल हो रही है? सर 2 तो टच इंफिनिटी पे करेगी, वो तो हासिल नहीं होगी। तो रेंज क्या हो गई? ओपन 2 से 3। यार यही तो करा था, रेंज क्या आई थी? ओपन 2 से 3। समझ आया? तो ग्राफ वाला मेथड ना बेस्ट मेथड है। अब फिर से संक्षेप में मैं फिर से आपको बता रहा हूं क्या करना है। सबसे पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, उसको 0 के बराबर रखना है डेरिवेटिव को, तो वहां से आपको हासिल होंगी x की वैल्यू। फिर साइन स्कीम बनानी है, किसकी? f डैश की। साइन स्कीम नंबर लाइन पर कौन से पॉइंट आएंगे जिन पर डेरिवेटिव 0 हुआ था, बना दिया। साइन स्कीम बनाई किसकी? f डैश की, यानी साइन किसका चेक करोगे? f डैश का। अब दो फंक्शन याद रखो, ln x एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो ln x पर जो टेंजेंट डलती है वो अक्यूट एंगल बनाती है, और tan ऑफ अक्यूट एंगल होता है पॉजिटिव। यानी जब जब फंक्शन इंक्रीजिंग होगा स्लोप पॉजिटिव होगा, और स्लोप ही क्या होता है? dy बाई dx, और f डैश क्या होता है? dy बाई dx। समझ आया? और डिक्रीजिंग फंक्शन याद रखो e की पावर माइनस एक्स, e की पावर माइनस एक्स, बड़े इनपुट पर छोटा आउटपुट, ये हो गया आपका डिक्रीजिंग फंक्शन। इसमें टेंजेंट जो बनेगी वो ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगी, और tan ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल होता है निगेटिव। ठीक है, tan ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल हो गया निगेटिव। ठीक, सेकंड क्वाड्रेंट ही आएगा। यानी डिक्रीजिंग फंक्शन में tan ऑफ एंगल, tan होता है निगेटिव, यानी स्लोप होता है निगेटिव। स्लोप निगेटिव यानी फंक्शन डिक्रीजिंग। समझ आया? ये बेसिक सी चीज है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ये ग्राफिकल अप्रोच भी आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर? अब ये सवाल आप लोगों के लिए कर रखा है यार, ये आप ट्राई भी कर लेना, यहां से क्रिटिकल पॉइंट आ जाएंगे, और ग्राफ बना लेना। मैंने साइंस की एक बार फिर से बता देता हूं, और इसका मैं इनफैक्ट ग्राफ बना भी देता हूं आप लोगों के लिए। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। पहली स्टेप सर जो आपने बताया वही कर रहे हैं हम, सिंपल बस फॉलो करते चलो। डिफरेंशिएट क्या आया? 2x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ओपन करोगे तो 2x क्यूब माइनस 2x क्यूब उड़ गया, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से एक्स स्क्वायर आया, यहाँ से माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आया। सॉल्व कर लोगे यार, है ना? ये बेसिक कैलकुलेशन है, यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट। हो सकता है बेटा क्या पता कैलकुलेशन मिस्टेक भी हो गई हो, देख लेना है, मेरे नोट्स का है डायरेक्टली। 1 और -1 क्रिटिकल पॉइंट बनाया, तो -1 और 1 आया। अब साइन स्कीम किसकी बनानी है? एफ डैश की। किसकी बनानी है? एफ डैश। तो 1 से बड़ी वैल्यू पुट करके देखो इसमें, ये तो पॉजिटिव है, नीचे होल स्क्वायर आएगा, ये तो पॉजिटिव है हमेशा, इस पे तो कोई पंगा ही नहीं है। तो 1 से बड़ी वैल्यू डाल करके देखोगे तो पॉजिटिव मिलेगा, 0 डाल करके देखो निगेटिव, 1 से छोटी वैल्यू डालोगे तो पॉजिटिव। पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, किसकी साइन स्कीम है? साइन स्कीम ऑफ एफ डैश एक्स। हो गया भाई। अब बनाते हैं ग्राफ, अब बनाते हैं ग्राफ। तो कुछ कुछ बेसिक चीज, कौन कौन सी वैल्यू? एफ ऑफ इंफिनिटी, एफ ऑफ माइनस इंफिनिटी, एफ ऑफ 0 और एफ ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट बोले तो जिन पर, जो नंबर लाइन पर प्लॉट करे गए पॉइंट, यानी जिन पर डेरिवेटिव 0 हुआ है, तो 1 और -1। तो एफ ऑफ 1 क्या आएगा? एफ ऑफ 1 आ गया 0, एफ ऑफ 1 आ गया 1/3, एफ ऑफ 1 आ गया 1/3। एफ ऑफ -1 क्या आएगा? 1 + 1 + 1 3 आ गया, एफ ऑफ -1 आ गया 3। ठीक है, और एफ ऑफ 0 क्या आएगा? एफ ऑफ 0 आएगा 1। एफ ऑफ फंक्शन ये है, इसमें डालना, अब डेरिवेटिव में मत डालने लगना वैल्यू। ठीक, एफ ऑफ इंफिनिटी हाईएस्ट पावर से डिवाइड करूंगा तो क्या बन जाएगा? 1 - 1/x + 1/x स्क्वायर अपॉन 1 + 1/x + 1/x स्क्वायर। ठीक, तो क्या आ जाएगी? 1, और माइनस इंफिनिटी पर भी 1, ये भी 1 और ये भी। ठीक, अब ग्राफ प्लॉट करते हैं। 0 -1 + 1, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर देखते हैं। 0 पर वैल्यू दे रहा है 1, 0 पर वैल्यू दे रहा है 1, ये 1, चलो ठीक है। 0 पर वैल्यू दे रहा है 1, 1 पर दे रहा है 1/3,
1 पर दे रहा है 1/3, है ना, और -1 पर दे रहा है 3, -1 पर दे रहा है 3, ये हो गया, है ना। चलो अब ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक। और इन्फिनिटी पर भी 1 और माइनस इन्फिनिटी पर भी 1, तो यहाँ पर एक सपोर्टिंग लाइन बना दी, क्योंकि इन्फिनिटी पर भी यही बन रही है और माइनस इन्फिनिटी पर भी। तो देखो भाई, 1 से इन्फिनिटी वाले टुकड़े में, 1 से इन्फिनिटी वाले टुकड़े में क्या हो रहा है, प्लस साइन, यानी इंक्रीजिंग, यानी स्लोप जो आएगा वो अक्यूट एंगल बनना चाहिए, है ना। तो 1 पर ये वैल्यू है, तो देख लो बेटा, ऐसा ग्राफ बन जाएगा, हाँ या ना, ऐसा ग्राफ बन जाएगा, हाँ या ना, ठीक है। 1 पर, 1 से इन्फिनिटी के लिए, ठीक। फिर 1 से -1 में क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग, यानी ऑब्ट्यूज एंगल बनना चाहिए, यहां तो अक्यूट बना, और 1 से -1 में ऑब्ट्यूज, तो -1 पर है 3, और वो 0 से होता हुआ जाएगा, है ना, ये बन गया, लाइन नहीं है ये, कर्व है, ठीक है ना, ये बन गया, करेक्ट। चलो ठीक है, अब -1 से लेकर -इन्फिनिटी तक ये वापस से इंक्रीज हो रहा है, तो ये कुछ ऐसा बन गया, देख लो बच्चों, कोई डाउट हो तो पूछ लो। अभी उस पर मत ध्यान देना, कॉन्केविटी पर, वो मैक्सिमम मिनिमम वाला पार्ट है ना, उस पर ज्यादा ध्यान मत देना, बेसिक कर्व बनाना सीख रहा हो रेंज के लिए, अब उसमें कॉन्केविटी मैटर ही नहीं करती, समझ आ रही है बात। ये ग्राफ बन गया। अब 1 से इन्फिनिटी पर इंक्रीजिंग था, यानी बड़े इनपुट पर बड़ा आउटपुट, यानी इंक्रीजिंग के लिए टेंजेंट अक्यूट एंगल बनाएगी, डिक्रीजिंग के लिए टेंजेंट ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगी। 1 से इन्फिनिटी पर इंक्रीजिंग है, तो देखो टेंजेंट ने बनाया अक्यूट, -1 से 1 में डिक्रीजिंग है, तो ऐसा ग्राफ बनाया कि टेंजेंट बनाया ऑब्ट्यूज, -1 से माइनस इन्फिनिटी में इंक्रीजिंग है, तो ऐसा ग्राफ बनाया कि टेंजेंट, देखो टेंजेंट बनाए अक्यूट, समझ आया, बन गया ग्राफ। अब रेंज आप बता दो क्या आएगी, सर मिनिमम वैल्यू 1/3, मैक्सिमम वैल्यू 3, तो रेंज आ गई 1/3 से 3, आ गई सर ये रेंज, बिल्कुल सही हो गया सवाल सर, ये रेंज आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तभी भी यही रेंज आने वाली है, फंडामेंटल सही है, स्ट्रॉन्ग है, समझ आ रही है सारी बात। चलिए अगला सवाल और देख लेते हैं यार, इसकी रेंज निकालते हैं, fx यानी y बराबर अंडर रूट ऑफ, सबसे पहले तो बेटा डोमेन लिखनी जरूरी है ना, 4 से 6 डोमेन आ गई, इस मशीन को खराब होने से बचाओ और इस मशीन को, फिर इंटरसेक्शन ले लो। अब इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, यार ये आ गया इसका डेरिवेटिव, सिंपल, x की पावर n का n इंटू एक्स की पावर n-1, और फिर चेन रूल लग जाता है। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, f डैश x को करो 0 के बराबर, यहां से क्या आ जाएगा, ये आ गया, है ना, यहां से क्या आ गया बेटा, यहां से क्या आ गया बेटा, x की वैल्यू आ गई 5, क्या आ गया यहाँ से, x की वैल्यू 5, यानी किस पर डेरिवेटिव 0 रहा है, 5, यानी अब साइन स्कीम बनानी है, तो नंबर लाइन पर कौन सा पॉइंट आएगा, 5। साइन स्कीम किसकी बनानी है, f डैश की, तो किसका साइन देखेंगे, f डैश का, f डैश क्या है बेटा, ये, या ऊपर वाला भी तो है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, सेम ही तो है यार, ये है आपका f डैश, है ना। तो चलो 5 से बड़ी वैल्यू पुट करो, है ना, 5.1 पुट करके देख लो, तो बताओ साइन पॉजिटिव मिलेगा या निगेटिव, है ना, साइन पॉजिटिव मिलेगा या निगेटिव, बस ये आपको जज करना है, जैसे ये आप जज करोगे आपका आंसर आ जाएगा। यहां से आप जज करोगे ना तो साइन मिलेगा निगेटिव, करके देखना, और 5 से छोटा, और याद रखो कि डोमेन कितने में बनाना है, मतलब औकात क्या है फंक्शन की, 4 से 6 है, बस इतने में ही मुझे बनाना है, 4 से 6, इसके बाहर नहीं जा सकता, ठीक। तो ये आ गया, चलो अब इसका ग्राफ प्लॉट कर लेंगे यार, ठीक है। 5, 4 और 6 भी लगाना जरूरी है, क्योंकि वो बाउंड्री है ना। 4 पर वैल्यू क्या मिलेगी, जैसे एफ ऑफ इन्फिनिटी करते थे, यहाँ एफ ऑफ 4 करेंगे, क्योंकि यहाँ बाउंड्री एफ ऑफ 4 है, एफ ऑफ 4 पर मिलेगी √2, एफ ऑफ 6 पर क्या मिलेगी, √2, और एफ ऑफ 5 पर क्या मिलेगी बेटा, 2, एफ ऑफ 5 पर 2, तो एफ ऑफ 5 पर आया 2, 4 पर आया √2, 6 पर आया √2। लो बना दो ग्राफ यार, ये लो भाई,
4 से 5 तक इंक्रीजिंग, 4 से 5 तक, 5 से पहले इंक्रीजिंग प्लस साइन अक्यूट एंगल, प्लस साइन अक्यूट एंगल, 5 के आगे डिक्रीजिंग ऑब्ट्यूज एंगल। तो कर्व कैसा होना पड़ेगा, ऐसा। ये बन गया। रेंज क्या आ गई, क्या आ गई भाई, रेंज √2 से 2। हो गया सवाल समाप्त। समझ आया, कोई डाउट आया? तो बेटा इस प्रकार के वेरिएशंस, इस प्रकार के सवाल खूब आते हैं, है ना। खासकर जेईई मेन और बिट सेट में बहुत पूछे जाते हैं। फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग रखो। ये वीडियो फंडामेंटल्स का था, है ना। अब मैं चाहूं तो इसमें बहुत कठिन कठिन सवाल बता दूं, बहुत कठिन कठिन सवाल ले आऊं, बट उसका कोई मतलब नहीं है यार। फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हो गए तो खुद ब खुद आप सवाल कर लोगे, है ना। तो ये वीडियो वाज प्राइमरली बेस्ड ऑन फंडामेंटल। आई होप आपने एंजॉय करा होगा। नेक्स्ट हम आपके लिए पीएनसी भी लेकर के आएंगे, जो आप बहुत टाइम से डिमांड भी कर रहे हैं। चलिए बेटा, अंटिल देन कीप रॉकिंग और इसी शिद्दत और मेहनत से लगे रहो, क्योंकि जेईई मेन अब आने ही वाला है। ठीक है, ऑल द बेस्ट।